आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ लिया था सेल और टिश्यू फर्स्ट चैप्टर, दूसरा हमने मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया था, तीसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, आपको भी सीरियल वाइज ही चलना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो फूड का क्या करता है, फूड पार्टिकल्स के बारे में फूड लेता है और उसका मेटाबॉलिज्म करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम हमारा मेनली काम कर रहा है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी डेफिनेशन पे ध्यान ना देते हुए कुछ मेन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम बांटें तो ये दो तरीके के सिस्टम में बटा हुआ है। एक तो हमारा मेन सिस्टम है जिसको हमने क्या बोला, एलिमेंट्री ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल सकते हैं, या हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरी तरफ है एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्लियर हो गया? एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट को हेल्प करेंगे। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट है क्या? एलिमेंट्री ट्रैक्ट ये है, सपोज कोई इंसान है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, चोंच निकल रही है यहाँ पे, तो हम इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना सकते, तो सिंपल आपको समझा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा सपोज स्टमक है और स्टमक से ये सारा इसका इंटेस्टाइन वगैरह कनेक्टेड है। तो हमारा ये सिस्टम जो माउथ से लेके एनस तक सिस्टम है, ये एक इस लाइनिंग में जो है, ये हमारा कहलाता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो मेन ऑर्गन्स हैं वो, ठीक है, क्या क्या आता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में? माउथ से लेके एनस तक सारी चीज़ें आती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, माउथ बोल सकते हैं मेजर ऑर्गन, दूसरा ईसोफेगस बोल सकते हैं, तीसरा स्टमक हो सकता है हमारा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है, रेक्टम हो सकता है और एनस हो सकता है। तो ये तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक की हेल्प करते हैं उसके डाइजेशन में। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड। इसके बिना क्या नहीं होगा, लुब्रिकेशन होगा नहीं, एंजाइम मिलेंगे नहीं, तो क्या नहीं होगा, फूड इंजेक्शन कैसे होगा, डैमेज हो जाएगी म्यूकोजल लेयर। तो सलाइवरी ग्लैंड पहली एक्सेसरी ऑर्गन है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। तो सलाइवरी ग्लैंड पहला है। दूसरा आएगा हमारा मेजर, दूसरा क्या आ सकता है, लीवर, जो हमारे डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रैक्ट में तो नहीं होता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। तीसरा आ सकता है हमारा पेंक्रियाज। चौथा आ सकता है हमारा बिलियरी डक्ट या बाइल डक्ट, या जिसको गॉल ब्लैडर भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो ये 4-5 चीज़ें हमारे को हेल्प करती हैं किस में, हमारे डाइजेशन में। तो डाइजेशन में ये दोनों ऑर्गन्स, एलिमेंट्री ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़नी है, कुछ पढ़नी है हमें टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले इंजेक्शन पढ़ते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, ओरल कैविटी में फूड को लेना। ओरल कैविटी में आप फूड को जब क्या करते हो, रखते हो, वो कहलाता है आपका इंजेक्शन। जैसे आपने फूड लिया, अपनी ओरल कैविटी में फूड को इंजेस्ट किया या इनटेक किया फूड ओरल कैविटी में, वो कहलाता है इंजेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ आपने माउथ में फूड लिया, ठीक है, तो इंजेक्शन हो गया। दूसरा आता है आपका सीक्रेशन। तो जैसे ही आप माउथ में क्या करते हो, सबसे पहले आपने माउथ में जैसे ही कोई भी फूड आइटम रखा तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है और सलाइवा सीक्रेट करती है। वो क्या है, सीक्रेशंस। मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करने लग जाती है, या जूस, डाइजेस्टिव जूस हम कह सकते हैं, सीक्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है सीक्रेशन। इंजेक्शन मतलब आपने कोई भी चीज़ इनटेक करी, वो कहलाएगा आपका इंजेक्शन। सीक्रेशन जैसे इनटेक करने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने कुछ एंजाइम्स या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए, वो होता है सीक्रेशन। तीसरा काम क्या होता है फिर होता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मतलब अब उस फूड का ट्रैवल करना, ओरल कैविटी से लेके एनस तक उसका ट्रैवल करना क्या कहलाता है हमारा, प्रोपल्शन। मतलब फूड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा प्रोपल्शन। प्रोपल्शन के बाद क्या होता है, जैसे फूड ट्रैवल करता है तो फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, फूड का ब्रेकडाउन होना। अब फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, वो कहलाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है 2 तरीके से होता है, एक होता है मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह, दूसरा होता है केमिकल।
केमिकल का मतलब आपको पता है, कुछ केमिकल वगैरह इन्वॉल्व होगा ब्रेक डाउन में। तो फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन अगर हम कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए, तो मैकेनिकल में सबसे पहले हमारा टीथ यूज़ होते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। दूसरा जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हेल्प करती है, हमारे स्टमक की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हेल्प करती है हमारे मैकेनिकल डाइजेशन में। जबकि केमिकल में आपके जितने भी सारे जूसेस हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, वो हेल्प करते हैं केमिकल, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके से, जैसे अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स और केमिकल प्रेजेंट हैं जो फूड में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन है। अब मेटाबॉलिज्म के बाद भी कुछ होता होगा। अब जैसे ही मेटाबॉलिज्म हुआ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसमें फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। अब क्या होगा, अब क्या होता है, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से विलाई के थ्रू अटैच रहती हैं। तो वो कैपिलरीज क्या करती हैं, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से स्पेशल न्यूट्रिएंट को, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट को लेके किस में डाल देती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है पूरी बॉडी में जाती है, उस ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको, अब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। अब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, उसमें से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उनको क्या करते हैं, जो छोटे छोटे विलाइज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड से वो क्या करता है, पूरी बॉडी में चले जाता है। क्लियर हो गया। अब ये पूरी बॉडी में तो जाता है। अब अभी तक आपने एक वर्ड शायद ना सुना हो, वो है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, अब जैसे ही ये ब्लड सिस्टम में जाता है, जैसे ही यहाँ से फूड पार्टिकल ब्लड में चले गया, वो तो हमारा कहलाएगा अब्जॉर्प्शन। अब ये ब्लड तो पूरे बॉडी में जा रहा है, अब पूरी बॉडी में सेल्स होंगे हर जगह पे। अब ये क्या करेगा, हर सेल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस ब्लड में से अपना न्यूट्रिएंट ले लेगी। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब पूरे बॉडी की सेल्स उस ब्लड वेसल्स में से जिसमें कि न्यूट्रिएंट आए हैं ले लेती है, तो उसी को बोलते हैं हम असिमिलेशन। असिमिलेशन क्लियर हो गया। अब क्या होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट तो ले लिए जाते हैं, और बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया। अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर आ जाना रेक्टम और एनस के थ्रू कहलाता है एक्सक्रीशन। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है। नहीं बना रहे हैं तो पूरे बना लीजिए फर्स्ट सिस्टम से अभी, क्योंकि 2 सिस्टम 3 सिस्टम स्टार्ट हुए हैं। जब मैं 11 सिस्टम 12 सिस्टम पूरे करवा दूंगा तब आपको नोट्स बनाने का मन नहीं करेगा। तो क्लियर है। उसके बाद हम सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम मेन चीज़ पढ़ते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बना रहता है हमारे 4 टाइप की लेयर से, 1 2 3 4। मतलब समझ रहे हैं, जो ये हमारा सिस्टम था, ये हमारे 4 लेयर हैं इसमें, 2 3 4। मुंह से लेके एनस तक 4 लेयर्स रहती हैं जिनका काम अलग अलग है। अभी हम देखते हैं क्या क्या काम है। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, सबसे इनर लेयर जो होती है, वो कहलाती है हमारी म्यूकोजा। इसके बाहर से जब म्यूकोजा की कोई चीज़ नीचे है तो क्या कहलाएगी, सब म्यूकोजा। बहुत बढ़िया। अब क्या इसके बाहर, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद होती है मस्कुलरिस, और सबसे बाहर क्या होती है, सीरोसा या एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया, सीरोसा, एडवेंटिशिया। तो ये 4 लेयर होती है हमारी किसकी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो भी लाइनिंग बनी हुई है, ये इन 4 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। अब हम बात करते हैं एक एक लेयर के बारे में। तो सबसे इनर वाली लेयर को हमने म्यूकोजा बोला था, म्यूकोजा। अब म्यूकोजा को देखते हैं। अब म्यूकोजा क्या होती है, फिर से 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। जब हमने म्यूकोजा को अच्छे से देखा तो हमें पता चला ये भी क्या हुई है, 3 लेयर्स में डिवाइड है। और जो भी सबसे अंदर वाली है उसमें वो है
एपिथेलियम की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? एपिथेलियम की बनी हुई। उसके ऊपर जो है वो होती है लैमिना प्रिपुरा, लैमिना प्रिपुरा। और सबसे बाहर जो होती है ये होती है मस्कुलेरा। क्लियर हो गया? ये केवल हम कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं? म्यूकोजा। सबसे अंदर वाली लेयर की 3 लेयर हैं। सबसे नीचे एपिथेलियल है, ऊपर लैमिना है और मस्कुलरिस है। तो आप बताइए, हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे एपिथेलियल है वो 2 तरीके से होती है। ओरल पार्ट में, मतलब कहाँ तक? ईसोफेगस तक। माउथ से ईसोफेगस तक अलग रहता है, और ईसोफेगस से मतलब हम ये कह सकते हैं स्टमक से लेके एनस तक अलग एपिथेलियल रहती है। तो आपको मैंने वहाँ भी बताया था कि स्टमक से एनस तक कौन सी रहती है? नॉन सीलिएटेड। कौन सी रहती है? नॉन सीलिएटेड। किस तरीके की रहती है नॉन सीलिएटेड? नॉन सीलिएटेड किसके अंदर में आती है? पढ़ा था ना, टिश्यूज़, स्ट्रेटिफाइड के अंदर में। तो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड से बना होता है हमारा स्टमक से लेके एनएस वाला पार्ट। एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, हमने बोला एपिथेलियम होती है। तो एपिथेलियम हमको पता है 2 तरीके की होती है सिंपल। एक तो सिंपल एपिथेलियम होती है, एक कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। तो सिंपल एपिथेलियम के हमने टाइप्स फर्दर पढ़े थे, वो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा। और स्ट्रेटिफाइड के हमने फर्दर टाइप्स पढ़े थे। तो हमने स्ट्रेटिफाइड में नॉन सीलिएटेड एक टाइप पढ़ा था। तो नॉन सीलिएटेड ही रहते हैं कहाँ तक? नॉन सीलिएटेड कहाँ तक रहते हैं? हमारे स्टमक से लेके एनएस तक वाला पार्ट। अब ओरल से लेके जो हमारा ईसोफेगस है वहाँ तक कौन से रहते हैं? कौन से रहते हैं? ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने अगर पहला सिस्टम देखा है तो आप ये बताएंगे मुझे, ठीक है? कैरेटेनाइज होता है, मुझे भी पता है। तो कौन सा कैरेटेनाइज्ड है वो आपको देख के बताना है। शायद आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप आंसर देंगे। मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ पूछता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ही आंसर करते हैं। शायद मेरी मेहनत बेकार जाएगी, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। आप लोग जब आंसर करते हो तो नीचे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को, ठीक है? तभी उसका मन करता है अगले उसमें अपने एफर्ट्स डाले कुछ, नहीं तो 4 दिन में सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी अपने आप। तो एपिथेलियम हमने बोला सबसे इनर वाली लेयर है जो हमारी 2 चीज़ों से मिलके बनी रहती है, ठीक है? और एपिथेलियम में हमको पता है ये कैसी रहती है? अवस्कुलर रहती है हमेशा। एपिथेलियम हमने पढ़ा था ना, एपिथेलियम एक ऐसी सेल और टिश्यू है जो अवस्कुलर रहती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारी लैमिना प्रिपोरा है वो बीच वाली लाइनिंग होती है। कौन सी लाइनिंग होती है? बीच वाली लाइनिंग होती है, जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ से। कनेक्टिव टिश्यूज़ का कहने का मतलब क्या है? मतलब ये क्या होगी? वस्कुलर होगी। और अगर तीसरी की बात करें तो हमारी कौन सी आती है? मस्कुलेरा। मस्कुलेरा कौन सी होती है? सबसे बाहरी लेयर होती है, ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक हो गया। तो हमने पढ़ ली पहली लेयर म्यूकोजा। अब बात करते हैं सब म्यूकोजा की। सब म्यूकोजा बहुत आसान है। सब म्यूकोजा में कुछ नहीं पढ़ना आपको। म्यूकोजा मतलब इसका काम क्या होता होगा? सब म्यूकोजा का काम सिक्रीशन का होता होगा, ठीक है? सिक्रीशन का काम होता है इसका। पहले ही बता दिया हमने। ये कैसी होगी? वस्कुलर होगी। वस्कुलर होगी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होगी, ठीक है? तो सब म्यूकोजा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? एक तो ये दूसरे नंबर की लेयर है। अब म्यूकोजा बोल रहे हैं तो क्या होगा? इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? ये सीक्रेट करती है। सीक्रेट कैसे करती है? इसमें कुछ न्यूरोनल प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोनल प्लेक्सेस होते हैं। मतलब न्यूरॉन का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है इस लेयर में। ऐसे कुछ ऐसे न्यूरोनल प्लेक्सेस रहते हैं। तो ये इसका काम क्या है? जब हमारे को सीएनएस सिस्टम से जुड़ा रहता है तो ये न्यूरोनल प्लेक्सेस मतलब जो सीएनएस के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, तो ये सब म्यूकोजा लेयर के अंदर प्लेक्सेस बनाते हैं ऐसे। तो प्लेक्सेस क्या करते हैं? सीक्रेशन स्टार्ट करवा देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। उसी न्यूरोनल प्लेक्सेस को या तो बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, या आप उनको दूसरे नाम से जानते हो। कौन से? मेस्नर्स प्लेक्सेस। कौन से? मेस्नर्स प्लेक्सेस।
सब म्यूकोजल प्लेक्सेस या मिसनर्स प्लेक्सेस के नाम से हम जानते हैं सब म्यूकोजा के अंदर रहने वाले उस न्यूरोनल प्लेक्सेस को, एक न्यूरोनल चैनल को जो सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो वो तो काम हो गया सब म्यूकोजा का, क्लियर हो गया। अब तीसरी लेयर कौन सी थी हमारी, कौन सी थी, मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस का मतलब पता चल रहा होगा आपको, किससे मिलके बनी हुई है, मसल से। अब मसल में भी हमने पढ़ा था, जब मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े थे हमने, तो हमने पढ़ा था कि मसल्स भी 2-3 टाइप की होती हैं, कार्डियक होती है, स्मूथ होती है और स्केलेटल होती है, ठीक है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मस्कुलैरिस है या मसल्स हैं वो कौन से होते हैं, क्लियर है। तो पहली चीज़, क्या आप अपने पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या पेट को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दूसरी पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, ये जिससे भी बने होंगे ये 2 चीज़ों से मिलके बने रहते हैं। जैसे आप स्वेलो कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी मसल है, वॉलंटरी मसल। तो वॉलंटरी मसल एक ही होती है हमारी बॉडी में, वो होती है स्केलेटल मसल। कौन सी होती है, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वॉलंटरी मसल होती है केवल एक, स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पे होती है, आपके अपर माउथ होता है, माउथ में जो भी होगा वो क्या होगा, स्केलेटल मसल होगा, क्योंकि वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वॉलंटरी कंट्रोल है। दूसरी चीज़, आपके स्पिंक्चर्स होते हैं, जो कौन से स्पिंक्चर्स, एनल और रेक्टल स्पिंक्चर्स। एनल और रेक्टल स्पिंक्चर्स जो होते हैं, आउटर और एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंक्चर, वो क्या होते हैं, आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। तो उनको बोला जाता है वो किससे बने हैं, स्केलेटल मसल से। दूसरी तरफ बाकी का जो सिस्टम है हमारा, केवल सुपीरियर पार्ट आया हमारा, क्या क्या आया, माउथ आया, सुपीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप स्वेलो करते हो ना, तो यहाँ पे भी आपका वॉलंटरी है, मतलब माउथ भी वॉलंटरी है, सुपीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस भी वॉलंटरी है, और जो स्पिंक्चर्स बने हुए हैं रेक्टम में वो भी आपके वॉलंटरी हैं। तो ये तो हो गए आपके स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल मतलब अब जो भी बाकी का पार्ट बच गया, स्टमक से लेके, मतलब इसोफेगस के लोअर पार्ट से लेके, स्टमक से लेके, इंटेस्टाइन से लेके रेक्टम के अपर वाले पार्ट तक, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो सारा का सारा बचा हुआ पार्ट वो आता है आपके स्मूथ मसल में, जो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो आपके स्टमक के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसे 3 लेयर होती है आपके स्टमक की, होती है 3 लेयर, या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 लेयर्स में टिश्यूज़ होते हैं, पढ़ा होगा आपने। ये आपके स्टमक की 3 लेयर होगी। तो सबसे ऊपर वाली तो लॉन्गिट्यूडनल है, आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहती हैं। बीच में आपकी सर्कुलर दिख रही होगी आपको, सर्कुलर टिश्यूज, सर्कुलर सेल्स हैं, और सबसे नीचे वाली ऑब्लिक दिख रही होगी। तो 3 तरीके की आपकी क्या रहती हैं, सेल्स, टिश्यूज़ रहते हैं। तो अब ये क्या होता है, जो हमारी कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं अभी, कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं अभी हम अटेंटिव है ना, आप लोग वीडियो देखते टाइम भी अटेंटिव रहना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तीसरी लेयर। पहली पढ़ी थी म्यूकोजा, दूसरी पढ़ी थी सब म्यूकोजा, तीसरी पढ़ी थी कौन सी, तो इसके बीच में कौन सी लेयर होती है, सर्कुलर लेयर। तो इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में कुछ प्लेक्सेस पाए जाते हैं। यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, कुछ प्लेक्सेस पाए जाते हैं। अब वहाँ पे तो जो सब म्यूकोजा लेयर में था उनका काम तो था डाइजेस्ट, सिक्रीशन करना। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मूवमेंट बनाना। मतलब ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। तो इन प्लेक्सेस का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना कहलाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं, जो हमारी ट्रिपल लेयर है, तीसरी लेयर के अंदर जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है, तो वो क्या करती है, एक तरीके के प्लेक्सेस होते हैं जिनको न्यूरोनल प्लेक्सेस बोलते हैं हम। इन न्यूरोनल प्लेक्सेस को ही बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं हम मायेंट्रिक प्लेक्सेस। वो थे मिसनर प्लेक्सेस, ये है मायेंट्रिक प्लेक्सेस, या इसी को बोलते हैं आप ऑर्बेक प्लेक्सेस। ऑर्बेक
प्लेक्सिस। हिस्पुंक्स डिजीज़ जब आपने पीडिया में पढ़ी होगी तब भी आपको पता चला होगा कि जो ऑरबैक प्लेक्सिस होते हैं, यही कारण होता है कि जो ऑरबैक प्लेक्सिस होता है, हिस्पुंक्स डिजीज़ में क्या होता है, ये ऑरबैक प्लेक्सिस होते ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ही नहीं होता फूड पार्टिकल्स का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं होता, तो फूड पार्टिकल का रिलैक्सेशन नहीं होता। तो क्या करते हैं फिर, ये उसमें पढ़ेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब इतना है, इसको बोलते हैं मायंट्रिक प्लेक्सिस या ऑर्बिक प्लेक्सिस। लास्ट आती है हमारी सिरोसा, या इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये भी बनी रहती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ से और वस्कुलर रहती है। क्लियर हो गया। तो आज हमने सिंपल सा क्या क्या चीज़ें पढ़ी देख लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बना है, किससे, एक तो एलिमेंट्री केनाल से या एलिमेंट्री ट्रैक्ट से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, तीन चीज़ के नाम से हम बोल सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एक्सेसरी ऑर्गन्स पढ़े कुछ, तो उसके बाद हमने पढ़ा कुछ टर्मिनोलॉजी के बाद हमने पढ़ा लेयर्स। तो आज की क्लास को हम यहीं पे डिसमिस करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक एक पार्टिकल्स की और स्टार्ट करेंगे एक एक ऑर्गन की। तो स्टार्ट करेंगे हम टीथ से। क्लियर हो गया। तो टीथ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।